टॉपिक डालिएगा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए यहाँ पे होता क्या, अपने पास टेम्परेचर डिपेंडेंस निकालना है, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जब हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड 10 डिग्री इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर, ठीक है, तो आपका जो रेट कांस्टेंट होता है बेसिकली वो डबल हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेट कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। रेट कांस्टेंट, तो अगर 10 डिग्री इंक्रीज करने से आपका रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है। तो ये इसी चीज को लिखूंगा मैं, बाय एक्सपेरिमेंट it has found that it has found that for a chemical reaction with rise in temperature by 10 degree centigrade, the rate constant nearly become nearly double, ठीक है। 10 डिग्री इंक्रीज करने से आपका ऑलमोस्ट रेट कांस्टेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिए। हो जाएगा तो बताइएगा। डन। देखिए यहाँ पे अब अपने पास आता है आर्हेनियस इक्वेशन आता है, ठीक है। क्या आता है अपने पास आर्हेनियस इक्वेशन। स्लाइड चेंज करते हैं। तो बाई आर्हेनियस इक्वेशन से भी हम टेम्परेचर से रिलेशन निकाल सकते हैं। बाई आर्हेनियस, इनका एक इक्वेशन था, ठीक है, बाई आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। जो कि इक्वेशन क्या कहता है, K इज इक्वल टू ए ई का पावर माइनस ई अपॉन आर। ये एक आर्हेनियस इक्वेशन है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि ए जो है आपका वो है आर्हेनियस कांस्टेंट, ये आपका रेट कांस्टेंट है, ये जो है आपका एक्टिवेशन एनर्जी, क्या है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। आर जो है वो उसके बारे में पता ही है, गैस कांस्टेंट है। और टी जो है आपका टेम्परेचर है। और स्मॉल ही क्या है? जी जी, स्मॉल ए, ई ए लिखा हूं मैं, सर स्मॉल एक्टिवेशन एनर्जी। स्मॉल ई। हाँ स्मॉल ई, इसकी भी बात करते हैं। ये लॉग का टर्म है, क्योंकि लॉग में जब होता है ना, एक लॉग 10 होता है, ठीक है। तो एल एन जो होता है, एल एन में जो बेस होता है वो ई होता है, ठीक है। ई एक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 2.7 होता है, जो लॉग में यूज किया जाता है, ठीक है। 2.77 करके होता है, ठीक है। और जो के होता है आपका, ये होता है आपका रेट कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन को भी यूज करके हम टेम्परेचर में निकाल सकते हैं, टेम्परेचर का रिलेशन, के टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर के हिसाब से के का क्या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। इस पे भी इसको डेराइव करेंगे, इससे फॉर्मूला, तो इसे लिख लीजिए आप लोग। सर स्लाइड एक बार पीछे करिएगा। ओके सर। चलिए एक स्लाइड और आगे ये चेंज करता हूँ। अब आते हैं हम लोग
जैसे एज फॉर एग्जांपल अपने पास एक रिएक्शन है H2 प्लस I2 विल गिव 2HI। ठीक है, ये एक्चुअल में रिएक्शन होता कैसे है इसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए H2 को मैं ऐसे लिख देता हूँ HH, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं I2 को II। तो ये जब इंटरेक्शन होगा बेसिकली दोनों जब मिलेगा तो ये क्या करता है, एक इंटरमीडिएट बनाता है। क्या बनाता है आपका, इंटरमीडिएट इस टाइप का, और उसके बाद ये प्रोडक्ट देता है आपका। ठीक है, HI। ठीक है, और प्लस में HI, ये होता है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI है। ठीक है, ये आपका इंटरमीडिएट होता है। क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, या फिर यूं कह लीजिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। हाईली अनस्टेबल होता है ये, हाईली अनस्टेबल। Done. हो गया अफान? Yes, sir. चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो मैंने लिखा था एक्टिवेशन एनर्जी, हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग पहले देखे भी हो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, और बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी की, जिसको हम EA से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली होता क्या है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, टू फॉर्म इंटरमीडिएट। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाने में जितना एनर्जी लगता है, यहाँ से यहाँ जाने में जितना एनर्जी लगता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक जाने में ये इंटरमीडिएट है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। यहाँ से यहाँ तक जाने में, रिएक्टेंट टू इंटरमीडिएट जाने में जितना एनर्जी लगता है उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे डिफाइन हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि द एनर्जी रिक्वायर्ड to form this intermediate, to form this intermediate, इंटरमीडिएट को क्या कहते हैं, कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इस पे एक ग्राफ करेंगे हम लोग। सबसे पहले आप इसे लिख लीजिए। Done, sir. हो गया सर। ओके अफान, हो गया सर। चलिए यहाँ पे अगर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का, ये होता है आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट, जिसके बीच में रिएक्शन हो रहा है, कहाँ से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, लाइक रिएक्टेंट टू इंटरमीडिएट टू प्रोडक्ट, उसी की बात कर रहे हैं। और ये पोटेंशियल एनर्जी, हमें इतना तो पता है कि जनरली जो चीज होती है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट हो रहा है इजीली, तो यानी रिएक्टेंट कम स्टेबल है और प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। होता है कि नहीं? यस सर। दूसरी बात अगर रिएक्टेंट कम स्टेबल है, यानी रिएक्टेंट के पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा और प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, तो पोटेंशियल एनर्जी उसके पास कम होगा। एनर्जी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। कंपाउंड के बाद कंपाउंड के पास जितना ज्यादा एनर्जी होगा, स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, और कंपाउंड के पास जितना कम एनर्जी होगा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी।
Yes. सक्षम। अब देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है ये कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, ये कुछ ऐसा बनता है जिसमें आपको पता होना चाहिए ये जो चीज है आपका, ये H2 + I2 यानी रिएक्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये मैक्सिमम एनर्जी यहाँ से यहाँ तक ले जा रहा है बेसिकली, ठीक है, रिएक्टेंट टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसको कहते हैं हम ये एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। और यहाँ पे जो आ रहा है आपका 2HI आ रहा है, यानी ये क्या है आपका? प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या होता है आपका? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जाता है, यानी इंटरमीडिएट जाता है, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है? जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। सर ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या है? रिएक्शन कोऑर्डिनेट जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसी के पूरे प्रोसेस को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको कहते हैं। जैसे ये H2 + I2 है, ठीक है, फिर इधर 2HI में कन्वर्ट हुआ, फिर ये यहाँ से इसमें गया, तो इसी को कहते हैं। ओके, हो गया? डन। अफान, हो गया सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे एक आध ग्राफ और आता है, जैसे क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा था, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, या फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड, याद है? सक्षम, अविनो, सर याद है या नहीं? नहीं याद? ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच का ग्राफ है। ये जो ग्राफ होता है जनरली ये जीरो काइनेटिक एनर्जी से शुरू होता है और धीरे धीरे एनर्जेटिक होते जाते हैं और फिर धीरे धीरे कम होते जाता है। ये जो हाईएस्ट पॉइंट आता है, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता ये है कि मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स जिस स्पीड से मूव करते हैं उसको हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो होगा इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा आ रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसको हम क्या कह देंगे? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कह देंगे। उस स्पीड के अलोंग ही, उस स्पीड के रिस्पेक्ट में ही तो काइनेटिक एनर्जी निकलेगा, तो इसको क्या देते हैं हम? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यस सर। इसके अलोंग एक और ग्राफ आ जाता है आपका, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में ही, एनसीईआरटी में भी गिवन है कि ये रहा आपका काइनेटिक एनर्जी वाला और ये रहा आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। वाई एक्सिस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है और एक्स एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक जो ग्राफ आता है बेसिकली ये इस टाइप से आएगा, ठीक है, और दूसरा जो ग्राफ होता है आपका, ठीक है, वो थोड़ा सा इंक्रीज करके ऐसे फिर ऐसे जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपके पास ये T+10 है, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, और यहाँ T, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है आपका? अब देखिए ये जो एरिया शो कर रहा है, जो इसमें ये तीर मार के लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, दिस एरिया शोज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, रिएक्टिंग एट T equals to 10, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट एट T, ठीक है। यहाँ से देखिए इन दोनों ग्राफ में, आप जो देखेंगे तो इसमें ऐसे ऐसे बनाया हुआ है
और इसके कोरेस्पॉन्डिंग देखिए ये दोनों ग्राफ सेम है, बस एक टी पे है और एक T+10 पे है। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, दोनों मिल रहा है जहाँ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और इधर जो आता है आपका ये हो जाएगा दिस एरिया शोइंग एट T+10। ठीक है, दिस एरिया shows fraction of molecules which react at T is equal to at T equals to T+10 पे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से रखिएगा, ये दोनों ही ग्राफ सेम है। ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं आप कि नीचे से इंक्रीज कर रहा है, थोड़े टाइम तक एक मैक्सिमम पॉइंट तक जा रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो एट टी इक्वल्स टू 10 पे, एट टी इक्वल्स टू टी पे है और एक T+10 पे है। ठीक है, इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मतलब T+10 पे कम मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं। एक मिनट अभिनव, आपकी आवाज लैग कर रही है। तो T+10 पे मतलब कम मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे एक बार मैसेज में लिख के भेजिए, T+10 के आगे नहीं समझना है। मैं इस ग्राफ को दोबारा बताता हूँ, रुक जाइए 1 मिनट, मेरे भी समझ में ना आया। मैं इस ग्राफ को दोबारा बताता हूँ। इधर देखिए, आप क्या कह रहे हैं T+10 पे अभिनव? अच्छा, T+ पे कम मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब T+10 पे नहीं नहीं, T+10 पे हाँ कम मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ देखिए कम मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं। मैं दोबारा बना रहा हूँ सही से, अलग अलग कलर में बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा आपका रिएक्शन काइनेटिक एनर्जी, और ये हो जाएगा आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखिए दूसरे कलर से मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले T इक्वल्स टू 10 T+10 पे, तो ये जो है आपका सीधे सीधे ऐसे 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 निकल गया। 1 मिनट रुक जाइएगा, T इज इक्वल टू सीधे सीधे ऐसे निकल गया, और दूसरा जो है मैं ब्लैक कलर का बना रहा हूँ। ठीक है, ये है आपका T+10। ठीक है, और दूसरा जो है ये सीधे ऐसे जा रहा है। 1 मिनट प्लीज, पता था पूरा का पूरा मिल गया। ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये रेड कलर वाला वैसा ही है। ठीक है, एक्स एक्सिस। अब देखिए इसमें मैं फिल करना शुरू करता हूँ। यहाँ पे क्या होगा आपका, ठीक है, ये भी थोड़ा अजीब सा बना है, ये बस जरा जरा सा में डिफरेंस वो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ये चीज़ है, यहाँ से इन दोनों को मिला देते हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो ब्लैक डार्क कलर का मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जो दोनों जहाँ मिल रहे हैं बेसिकली, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं दिस एरिया shows fraction of molecules at T। ठीक है, ये T पे यहाँ पे है, दिस एरिया शोज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट T, और दूसरा जो है आपका ऊपर वाला यहाँ पे बेसिकली ये क्या शो कर रहा है, दिस एरिया जहाँ पे कट करता है एक दूसरे को। ठीक है, दिस एरिया शोज, जहाँ कट करके हटता है वहां से, शोज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एडिशनल मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं। दिस एरिया शोज फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूल्स react which react at T+10, which react at T+10। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो पता चल रहा है आपको, ये जहां से कट करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, कट कर रहे हैं नीचे वाला जो आएगा आपका, ये रेड से जो कर रहा हूँ, ये आपका टी पे रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से,
और ये जो ऊपर वाला है आपका t+10 पे कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जनरली जो मेरा बराबर दिख रहा है, जो आपका t पे होता है, ठीक है, उसका मॉलिक्यूल्स मतलब एनर्जी वो थोड़ा ऊपर तक, मतलब यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें ज्यादा होगा t+10 t+10 में, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि इसका थोड़ा ऊपर तक है और उसके बाद नीचे वाला शुरू होता है एट टी वाले पे, ठीक है। तो यहीं तक है आपका, बाकी सब ऊपर का है। अब बताइए कोई दिक्कत है तो। आपकी आवाज लैग क्यों कर रही है? सक्षम? यस सर। हाँ अभिनव, अब आप बोलिए जरा। हेलो हेलो। हाँ अब ठीक है, हेलो हेलो करते ही आप लोग म्यूट कर देते हैं। अफान? Yes, sir. तो इसे लिख लीजिए। ये दोनों ग्राफ ऑलमोस्ट सेम ही है, बस इसमें ये है कि एक टी पे है और एक किस पे है, t+10 पे है टेम्परेचर। हो गया? डन सर। अफान? हो डन गया। सर। चलिए, अब देखिए यहाँ पे जो हमने आर्हेनियस इक्वेशन लिखा था, बेसिकली क्या लिखा था आर्हेनियस इक्वेशन में, k इज इक्वल टू a इंटू ई का पावर, ठीक है, माइनस ई ए अपॉन में आर टी, ठीक है। यहाँ पे होता है k इज इक्वल टू, ठीक है, k इज इक्वल टू a इंटू ई का पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग लेंगे हम लोग, ठीक है, दोनों तरफ लॉग लेंगे, ठीक है। एक दोनों तरफ लॉग लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास ln k इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है, और प्लस में ln है। क्योंकि आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट है तो आपको पता है कि यहाँ पे लॉग का वैल्यू देखिए, जब लॉग लेते हैं दोनों तरफ तो जो भी पावर में टर्म होता है, ठीक है, जो भी पावर में टर्म होता है, ठीक है, उसको हम नीचे रख देते हैं, नीचे शिफ्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब देखिए ln k इज इक्वल टू सीधा सीधा अपने पास आ गया माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस ln ए, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, एट टेम्परेचर T1 हमने मान लिया कि रेट कांस्टेंट जो है वो K1 है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, एट टेम्परेचर T1 हमने मान लिया कि रेट कांस्टेंट K1 है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर लिखे हम तो ln K1 इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर T1 प्लस में ln ए, ठीक है। सिमिलरली एट टेम्परेचर T2 हमने मान लिया कि रेट कांस्टेंट जो है वो K2 है, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ln K2 इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन में आ जाएगा RT2 प्लस में ln ए। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? सक्षम? नो सर। अभिनव? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे इससे हम एक फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं बेसिकली। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं इसको, और इसको क्या ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे करेंगे क्या, हमारे पास क्या आ जाएगा कि 2 - 1 कर देता हूँ मैं। 2 - 1 अगर करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा ln K2, राइट हैंड साइड वाला ln K2 है, माइनस यहाँ क्या आ जाएगा ln K1, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी टू, ठीक है, और प्लस में ln ए, और फिर यहाँ आ जाएगा माइनस, और फिर यहाँ पे माइनस ई ए अपॉन में आर टी वन, और प्लस में आ जाएगा ln ए। अब बस इसे सॉल्व करना है हमें। ln ए माइनस ln बी इज इक्वल टू ln ए अपॉन बी हो जाएगा। तो ln K2 अपॉन K1
ठीक है, इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस ई ए अपॉन आर टी टू प्लस में एल एन ए, माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में ई ए अपॉन आर टी वन हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एल एन ए। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ आप लोगों को दिख रहा है प्लस एल एन ए और माइनस एल एन ए विल बी कैंसिल्ड। ठीक है, और फिर हम आगे कर लेंगे यहाँ एल एन के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले को मैं पहले ले लेता हूँ, तो ई ए अपॉन आर टी वन माइनस में हो जाएगा ई ए अपॉन आर टी टू। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड पे कॉमन आ रहा है आपका ई ए अपॉन आर, दोनों में कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास जो है वो आ जाएगा एल एन के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर, और यहाँ पे आ जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। थोड़ा सा इसे और सॉल्व करते हैं, इसको लॉग में चेंज करेंगे तो 2.303, और ये हो जाएगा लॉग K2/K1, और यहाँ आ जाएगा आपके पास ई ए अपॉन आर, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो पता है हमें T1 T2 आएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। थोड़ा सा और सॉल्व कर ले इसे तो लॉग K2/K1, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा ई ए अपॉन में ये जो मल्टीप्लाइड टर्म है लेफ्ट हैंड साइड पे वो डिवाइडेड में आ जाएगा राइट हैंड साइड पे, और ये क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2। क्लियर है? सक्षम, अभिनव, Yes. फान, चलिए Yes, यहाँ sir. से स्टार्ट किया हूँ मैं, इसको लिखिए स्टेप वाइज देख लीजिएगा, जरा सा भी समझ के लिखिएगा आप लोग, अभी जो समझाया वो समझ में आ गया होगा, दोबारा लिखने मत भी, क्योंकि कैंसिल क्यों किया हूँ, इधर से उधर क्यों गया बाद में देखते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है कभी कभी। Done. अफान, Okay, sir. डन। Done, sir. अभिनव आपका, Done, sir. हो गया सर। अफान, हो गया सर। चलिए अब अपने पास आता है क्वेश्चन की ओर। The first order rate constant for the decomposition of ethyl iodide, wait a minute, for the decomposition of ethyl iodide by the reaction, रिएक्शन दे रखा है इथाइल, ये हो गया आयोडाइड गैसेस स्टेट में, ये हो जाएगा C2H4 गैसेस स्टेट में, और प्लस में HI आ जाएगा यहाँ पे गैसेस स्टेट में at 600 Kelvin, at 600 Kelvin is 1.6 into 10 raised to the power minus 5 per second. Its energy of activation, its energy of activation is 209 kilojoule per mole. Calculate the rate constant
calculate the rate constant of the reaction at 700 Kelvin. कब है? सही है। सर गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8 पॉइंट, हाँ 8.314 ले लीजिएगा। आर का वैल्यू मैं देख लेता हूँ 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, मोल पर लीटर पर केल्विन, मोल पर लीटर पर केल्विन। सक्षम यस सर। हो जाएगा। सर वो कैलकुलेशन लॉग नाम सर पूछा रहा है। वैल्यू दिया होगा लॉग में, छोड़ दीजिए, आप बता दीजिए लॉग में कितना आया है। ऑलमोस्ट वैल्यू दिया होगा, मैं बता रहा हूँ। इधर देखिए जरा कि अपने पास 600 केल्विन पे एक वैल्यू दे रखा है के का, 700 केल्विन पे हमें निकालना है। तो सीधी सी बात है, दो टेम्परेचर की बात कर रहा है तो हमें इतना तो पता है, log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, EA अपॉन ये 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2 ये लगेगा। ठीक है, देखिए इसको मैंने ऊपर क्यों रखा, क्योंकि log K2 अपन K1 होगा, K1 का वैल्यू लिखा है, इसलिए मैंने इसको माइनस में ही लिया है, बेसिकली इसको माइनस में ही लिया है। तो यहाँ पे हम log K2 का वैल्यू निकालेंगे तो K2 इज इक्वल टू ये जब इधर आएगा तो ये प्लस में log K1 हो जाएगा। log K1 का वैल्यू जो है वो कितना दे रखा हूँ मैं, बताइए जरा, 1.6 इंटू 10⁻⁵ -5। -5। ठीक है, और ये प्लस में आ जाएगा EA का वैल्यू जो है किलो जूल पर मोल में दे रखा है, तो मोल में कर देंगे, जूल में कर देंगे 209,000 जूल पर मोल, और ये हो जाएगा 2.303, और आर का वैल्यू 8.314 बताया ही। और 1 सर अपन 1 T1 की बात जी, सर 1 पॉइंट समथिंग है क्या सर? किसका वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग, K2 नहीं 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये हो गया, उसके बाद अपने पास क्या आ जाएगा, 1/600 केल्विन माइनस 1/700 केल्विन। अब बस इसे सॉल्व करना है, लॉग का ये जो वैल्यू है इसे सॉल्व करने आना चाहिए यहाँ पे, और प्लस में ये बाकी सॉल्व कर ही सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं कि नहीं। यस सर। और यहाँ पे जो भी आएगा वो log K2 आएगा, फिर एंटी लॉग ले लेंगे, तो K2 का वैल्यू जो है वो 6.36 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड आ रहा है। क्लियर है?
एक बार आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिस हाउस में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन सीख जाएंगे तो किसी का भी लॉग ऑलमोस्ट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल ओनली। ठीक है, वैसे तो वैल्यू Okay. वगैरह देना चाहिए इसका ताकि इजीली हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसी को मुझे सॉल्व करना हो, ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये तो इजी है थोड़ा, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁵, ठीक है, लॉग है यानी इसका बेस 10 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दूंगा, दोनों मल्टीप्लाई में है तो लॉग 1.6 प्लस लॉग ऑफ 10⁻⁻⁵ है ना, ये 15 है, -5 है, मैंने 15 यहाँ डाल दिया गलती से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे -5 और यहाँ भी क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा जरूर लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ 16/10 लिख सकता हूँ, और प्लस में देखिए यहाँ पे पावर में है तो आप लोगों को पता है इतना तो लॉग आता है कि ये सीधे इधर -5 हो जाएगा और log 10 बचेगा, और log 10 का वैल्यू भी पता है आप लोगों को 1। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, log 16 माइनस log 10। ठीक है, और ये जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -5 ही बचेगा, और log 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं, log 2 का पावर कितना लिख सकता हूँ, 4, और माइनस ये log 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, होगा कि नहीं, और ये -5 है तो ये -6 हो जाएगा, ये 4 बाहर आ जाएगा, और log 2 का वैल्यू 0.3010 होता है ना, तो ये 4 इंटू 0.3010 -6 हो जाएगा, तो log का वैल्यू नहीं आ जाएगा इसका। तो यही है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है लेकिन इजीली हो जाएगा। क्लियर है। और सर फिर एंटी लॉग कैसे निकालते हैं? एंटी लॉग के लिए दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ता है, देखिए यहाँ पे हमें लॉग लेंगे, एक साइड का लॉग हट जाता है, दूसरे साइड लॉग आ जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे log k2 है और यहाँ समथिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे ले k2 लेंगे, k2 हट जाएगा, इधर ln आ जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो टर्म होता है उसके हिसाब से इधर सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा। एक दिन मैं क्लास ले लूंगा, नेक्स्ट क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि वहाँ भी लॉग आएगा, तो वहाँ कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा भी सीख लेंगे और एंटी लॉग भी सीख लेंगे। ठीक है, अभी मैथ्स ओके में ये सर। पार्ट नहीं हुआ है आप लोगों का, नो सर। मैथ्स में सिलेबस में है भी तो नहीं, बस एप्लीकेशन आता है इसका अलग अलग जगह। चलिए यहाँ पे अपने पास आता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो हमें इतना तो पता है कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट के बारे में आप लोगों को कुछ कहना, कैटलिस्ट क्या होता है, और जो रिएक्शन करवाता है। जो रिएक्शन करवाता है, मतलब इसका मतलब विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। सर जो रिएक्शन में पार्ट लेता है बट वो रिएक्टेंट का नहीं, पार्ट नहीं होता। क्या रिएक्शन में पार्ट लेता है बट, रिएक्टेंट का पार्ट नहीं होता वो, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होता, उसकी तो प्रेजेंस में होता रिएक्शन, है रिएक्शन। तो मतलब सर वो रिएक्शन में तेज पार्ट नहीं करवा लेता है देता है, क्या, वो रिएक्शन तेज कर देता है। रिएक्शन तेज कर देता है का मतलब जल्दी कर देता है ना अभिनव। या स्पीड बढ़ा। अच्छा हाँ, देखिए स्पीड बढ़ा देता है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली डिक्रीज कर देता है। जो पहला दोनों लोगों का स्टेटमेंट था वो गलत था, लेकिन ये जरूर है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है। पहले वो 10 मिनट में हो रहा था, अब 5 मिनट में हो रहा है। विदाउट कैटलिस्ट 10 मिनट में हो रहा था, कैटलिस्ट डाला मेरा 1 मिनट में हो गया, वो होता है आपका कैटलिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, और सक्षम ये केमिकल मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आता, केमिकल चेंजेस कोई नहीं आता, ये पार्ट नहीं लेता रिएक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which increase the rate of reaction without undergoing any permanent change, without undergoing any permanent chemical change itself. As for example ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे सब जस्ट सपोज 2KClO3 है,
और हमने यहाँ पे ले लिया MnO2, तो ये किसमें चेंज हो जाता है 2KCl + 3O। ठीक है, और ये जो है आपका, यही है आपका कैटलिस्ट। क्या है? कैटलिस्ट है। ये बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन without undergoing any permanent chemical change itself. तो सर प्रैक्टिकली कैसे होता होगा पॉसिबल? मैं अभी बताता हूँ, ये लिख लीजिए। अभी ग्राफ बनाऊंगा, उसमें सीधा सीधा दिख जाएगा हो क्या रहा है आपको इजीली। डन। लिख लिया आपने? अफान? डन सर। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आता है, एक ग्राफ आता है। ग्राफ में देखिए ये बेसिकली क्या करता है ना, मैंने बोला रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है विदाउट एनी अंडरगोइंग केमिकल चेंजेस। ठीक है, बेसिकली ये क्या करता है कि जैसे इसको आपने कैटलिस्ट को यूज किया, ये एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली कम कर देता है। क्या करता है ये? एक्टिवेशन एनर्जी, पहले वो 10 जूल लग रहा था एक्टिवेशन एनर्जी पर मोल, अब 1 जूल पर मोल लग रहा है। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी अचीव करने में इतना टाइम लग रहा है और वही एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दूंगा, तो उसको अचीव करने में कम टाइम लगेगा, लगेगा कि नहीं? यस सर। अगर उसको कम टाइम लगेगा, फिर तो उसको प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान हो गया। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो एनर्जी यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम? एक्टिवेशन एनर्जी। अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जल्दी बन जाता है तो प्रोडक्ट भी तो जल्दी बनेगा, बनेगा कि नहीं? यस सर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक ग्राफ है, इसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपके पास ग्राफ, ग्राफ में क्या कह रहा है कि यहाँ पे है आपका रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जो है ये ऐसे जा रहा है आपका, और यहाँ आ रहा है प्रोडक्ट। ध्यान से देखिएगा इसको, पहले देख लीजिए उसके बाद लिखिएगा आप लोग। रिएक्टेंट्स हैं और यहाँ जो है आपका, ये है आपका प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना ये विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग। यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ अभी, ये यहाँ से मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा आप, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि आपका जो है ये है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपका ऐसे 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 कर देता हूँ मैं, तो आपके पास क्या आता है सबसे पहले? रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट। ये रिएक्शन जो ब्लैक कलर का है, ये क्या आपका? रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट, ये है रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब इधर, तो देखिए ये रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट हो गया, और जैसे आपने कैटलिस्ट डाला तो रिएक्शन का पाथ ये हो गया। यानी ये जो है आपका, ये जो है रिएक्शन विद कैटलिस्ट हो गया। क्या हो गया? रिएक्शन विद कैटलिस्ट हो गया। ध्यान से देखिएगा आप लोग इस ग्राफ को, रिएक्शन विद कैटलिस्ट हो गया। अब देखिए अपने पास क्या आ रहा है, अपने पास हो ये रहा है कि ये रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट आपका ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे जो है एक्टिवेशन एनर्जी वो कम हो गया कि नहीं? एक्टिवेशन एनर्जी अगर यहाँ से हम देखेंगे प्रोडक्ट के तरफ से, तो ये वाला जो अगर एक्टिवेशन एनर्जी हम लेते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, सॉरी ये प्रोडक्ट तक थोड़ी लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा, इस साइड से कर देता हूँ मैं। ये जो होगा ये EA विदाउट कैटलिस्ट, और जो ये होगा आपका EA, ये विद कैटलिस्ट है कि नहीं? तो बस यही करता है यस ये कि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर देता है, यानी जो यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है ना, उसे जल्दी बना देता है कैटलिस्ट। ठीक है, अब वो बनते ही अपना प्रोडक्ट में इजीली चेंज हो जाएगा और फिर सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका जो सर। ग्राफ है, हाँ बोलिए, ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट है।
हो गया? यस सर चलिए, इसमें कुछ पॉइंट होता है उसको लिख रहा हूँ कि कैटलिस्ट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है कि कैटलिस्ट जो होता है वो आपका गिफ्ट फ्री एनर्जी पे कोई चेंज फर्क नहीं करता है, कुछ नहीं उसका अल्टर करता है। तो हम लिख सकते हैं अ कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर गिव्स फ्री एनर्जी, यानी डेल्टा जी को अल्टर नहीं करता। दूसरा पॉइंट कि इफ इट इट catalyzes the spontaneous reaction but does not catalyzes non-spontaneous reaction non-spontaneous reaction। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल रहा है कि कैटलिस्ट जो है अपना प्रॉपर्टी जो है शो करता है, कैटलाइज तभी करता है एक कब करता है जब रिएक्शन जो हो वो स्पॉन्टेनियस हो, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में नहीं करता है। एंड मेरा एक सवाल है कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है और हमें कैसे पता चलता है कि कोई रिएक्शन या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। सर अगर उस रिएक्शन का रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो तो वो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो तो उसको क्या कहते हैं? होगा। इससे स्पॉन्टेनियस का मतलब तो ये हुआ ना कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा उसको आपने इक्विलिब्रियम पे पहुंचा दिया पहले ही। बात समझ रहे हैं आप? रिएक्शन होगा तब जाके ना वो इक्विलिब्रियम पे जाएगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड होगा या नहीं उसके बाद की बात है। लेकिन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस का मतलब रिएक्शन होगा या नहीं होगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि होगा या नहीं होगा। स्पॉन्टेनियस मतलब कि मतलब आउटसाइड फोर्स से कोई इसकी जरूरत नहीं है, अपने आप ही हो जाएगा। मतलब खुद ब खुद होने लगे, अगर दो चीज को मिलाया वो फटाफट होने लगे, यही ना। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब ये हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि आप उसमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल अफेक्ट दे रहे हैं उसको होने के लिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन केमिस्ट्री जाहिर सी बात है कि कैसे पता चलेगा कि कैसे कोई स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। आपने थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ा है, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम भी पढ़ा है, आप लोगों को पता है। ये आगे बढ़ाऊं मैं, ये हो गया।
यस देखिए बेसिकली हम जो स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी देखते हैं ना, वो डेल्टा जी पे देखते हैं। डेल्टा जी का मतलब क्या हो गया, बिट्स फ्री एनर्जी। अगर ये लेस देन जीरो है तो ये क्या होगा, आपका स्पॉन्टेनियस होगा, प्रोसेस रिएक्शन कहीं भी है ये स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो हो गया तो ये हो जाएगा आपका नॉन स्पॉन्टेनियस। और इसे ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये काम आएगा आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और इन केस अगर डेल्टा जी इक्वल्स टू जीरो हो गया, यानी जो चीज है वो किस पे है, इक्विलिब्रियम पे। जो रिएक्शन है, जो प्रोसेस है, वो इक्विलिब्रियम पे है। और इक्विलिब्रियम में क्या होता है, आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। डन। डन। यस चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपने पास अब आता है कॉलिजन थ्योरी। ठीक है, कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आता है कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए इसमें यही हो जाता है आपका कि जब रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं तभी क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। सीधी सी बात है। तो जब मिलते हैं तो कोलाइड भी कर देते हैं, करते होंगे। ठीक है, मिलना मतलब एक दूसरे से कॉलिजन हुआ, तब जाके प्रोडक्ट बना। तो उसी पे आता है आपका कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। और ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होता है, कॉलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ रिएक्टेंट, ठीक है, इन अ मिक्सचर इज कॉल्ड एज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि द नंबर ऑफ कॉलिजन्स, द नंबर ऑफ कॉलिजन्स किसका होगा, रिएक्टेंट का। the number of collisions per second per unit volume of a reaction mixture is called collision frequency। और इस collision frequency पे एक हमें इक्वेशन मिलता है। ठीक है, जैसे a प्लस बी प्रोडक्ट में जा रहा है तो ए और बी में कॉलिजन हुआ होगा, फिर प्रोडक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन इक्वेशन मिलता है, रेट आर इज इक्वल टू जेड ए बी, ठीक है, इनटू ई का पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। जस्ट लाइक वही है आपका जो आपके पास आर्हेनियस इक्वेशन में क्या था, के इज इक्वल टू ए ई का पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। वैसे रेट यहाँ पे जो कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो इक्वेशन मिलता है, रेट इज इक्वल टू जेड ए बी ई का पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ई के बारे में पता है, ई ए के बारे में पता है, आर के बारे में भी पता है, टी भी पता है हमें, टेम्परेचर है। और जो यहाँ पे जेड ए बी है, वेयर जेड ए बी, ये देखते हैं क्या है अपने पास। जेड ए बी जो है वो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी। ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी, ए और बी के कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसमें और भी चीजें लिखना है कि ई ए ई का पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी क्या है, इसे लिखिए पहले। हो गया। डन अभिनव, अफान, डन सर। सर वो चलिए ई की पावर है ना। क्या कह रहे हैं।
सर वो ई की पावर है। हाँ, ई की पावर माइनस ये अपॉन आर टी। डन सर। अफान, अब देखिए यहाँ पे ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी जो है, ये बेसिकली क्या है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये एनर्जी है, तो हम लिख सकते हैं कि इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स with energies, is the fraction of molecules with energies equal to or greater than or equal to activation energy E. अपना 3 चैप्टर हो जाएगा ना? यस। हो गया, ये लिख लिया आप लोगों ने। तो इस इक्वेशन में जो दो चीज मिला था मैंने बता दिया क्या होता है, ठीक है। अब देखिए अपने पास क्या होता है, यहाँ पे रिएक्शन होने के लिए दो चीजों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उसको सही करना पड़ता है। सबसे पहले कि एक आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए रिएक्शन के लिए। अगर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ तो रिएक्शन नहीं होगी। दूसरी बात कि एस्टेरिक हिंड्रेंस भी चेक करेंगे कि ज़्यादा बल्कि ग्रुप आ जाएंगे अगर रिएक्टेंट पे, मतलब बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स पे बल्कि ग्रुप आ जाएंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा, तो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास सबसे पहले क्या आता है, प्रॉपर ओरिएंटेशन की बात किया मैंने, तो इसकी बात करते हैं हम प्रॉपर ओरिएंटेशन की, ठीक है। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होता है, द प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। अभी ये पता चल जाएगा प्रॉपर का क्या हो रहा है रिएक्शन, जब मैं लिखूंगा एग्जांपल दूंगा। द प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लीड टू बॉन्ड फॉर्मेशन, लीड टू बॉन्ड, जो मैंने बताया वही लिख रहा हूँ, लीड टू बॉन्ड फॉर्मेशन, वेयर एज द इम्प्रॉपर orientation, whereas the improper orientation simply bounce back, and there is no product, and no products are formed. इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन से आपका प्रोडक्ट नहीं बनता है, वो प्रॉपर ओरिएंटेशन से ही बनता है। अब ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होता है, ये मैं एक एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाऊंगा और दिखाऊंगा। आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ पे क्या है हो रहा है, कि इम्प्रॉपर है जिसकी वजह से प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, रिपल्सन आ रहा है, दूसरी तरफ अट्रैक्शन आ रहा है, इस वजह से इजीली बॉन्ड बन जा रहा है और न्यू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट भी हो जा रहा है। Done. Afan, हो गया सर। ओके, अभिनव, डन। ओके। तो चलिए प्रॉपर और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन की बात के लिए हम एक कंपाउंड लेते हैं, रिएक्टेंट लेते हैं बेसिकली CH और इधर आ गया Br, ठीक है, और यहाँ OH माइनस है। मैंने यहाँ पे ले लिया, कंसीडर कर लिया दो चीजें, एक इम्प्रॉपर और एक प्रॉपर। ये मैंने ले लिया प्रॉपर ओरिएंटेशन
और जो नीचे वाला है आपका वो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब देखिए अपने पास यहाँ क्या आ रहा है, प्रॉपर ओरिएंटेशन में क्या होगा। सबसे पहले जब ये रिएक्शन होगा तो मैं ऐसे बता देता हूँ कि ये बी आर जो है वो नेगेटिव में जाएगा कि नहीं। ये बेसिकली कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन लेके भागने की कोशिश में होगा, ठीक है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेके भागने की कोशिश में होगा, और ओ एच माइनस यहीं पे है, ये यहाँ से भागने की कोशिश में है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब दूसरा चीज, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दिखाना, पॉजिटिव दिखाना उतना जरूरी नहीं है लेकिन समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ये बी आर माइनस बन के भाग रहा है। अब देखिए दूसरी चीज कि यहाँ पे सी एच, एक मिनट रुक जाइए, हम ओहो ऊपर इम्प्रॉपर बना दिया। सबसे पहले इम्प्रॉपर की बात करते हैं, तो इम्प्रॉपर में देखिए सी एच एच एच, और ये जो बी आर है ये इसका इलेक्ट्रॉन लेके भागने की कोशिश करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आना शुरू होगा, और इसमें ओ एच यहीं पे खड़ा है, ठीक है, इसका लेने के लिए। अब देखिए इन दोनों में क्या होगा, ठीक है, ये जाके इसमें जुड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा कार्बन को, तो एक बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओ एच माइनस जो है इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा कि नहीं। यस सर। तो यहाँ क्या होगा, रिएक्शन हो पाएगा, नहीं होगा कि नहीं, यहाँ तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है ना। यस सर। जबकि यहाँ पे अगर हम प्रॉपर ओरिएंटेशन लें, जस्ट लाइक कि अगर अपने पास यहाँ पे एच इस साइड में है, ठीक है, और बी आर जो है अपना इस साइड में है, नेगेटिव और इधर पॉजिटिव आना होगा, ठीक है, और यहाँ पे अपना ओ एच माइनस है, तो ये तो डायरेक्टली मतलब पॉजिटिव की तरफ है, तो यहाँ से इजिली ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, सी एच एच एच, और ये ओ एच बना लेगा, और बी आर माइनस ऐसे बन जाएगा कि नहीं, बताइए। तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में प्रोडक्ट बन जाएगा, जबकि इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। आई होप ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन आप लोगों को क्लियर है। यस सर। डन सर। चलिए स्लाइड चेंज करूं, यस सर। अफान। यस सर कर दीजिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए एक और इक्वेशन आता है, जैसे कि मैंने बताया कि दो चीजें होती हैं, एक एस्टेरिक हिंड्रेंस जो आपने क्लास 11th में ऑर्गेनिक में सीखा होगा, एस्टेरिक ग्रुप, बल्कि ग्रुप का नाम सुना होगा केमिस्ट्री में, ठीक है। यहाँ पे भी एक इक्वेशन आता है आपके पास, रेट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू पी इंटू जेड ए बी ई का पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो मैंने एक चीज तो बता ही दिया आपको कि जेड ए बी जो होता है वो क्या होता है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी। ई का पावर माइनस ई अपन आर टी में भी मैंने आपको बता दिया है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जीज इक्वल टू और ग्रेटर देन, क्या होता है, इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहाँ पे बात करते हैं पी की, तो पी जो होता है बेसिकली ये होता है स्टेरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं इसको, स्टेरिक फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे भी अपने पास ए प्लस बी जो है एक प्रोडक्ट दे रहा है अपन को, ए प्लस बी जो है वो क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट्स लिखेंगे कुछ, टू अकाउंट फॉर, टू अकाउंट फॉर effective collision
to account for effective collision, another factor P, इसको क्या कहते हैं, called steric or probability factor, called the probability or steric factor is introduced. तो जैसे मैंने बताया कि कॉलिजन के लिए एक तो आपका ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इसी कॉलिजन इफेक्टिव कॉलिजन थ्योरी के लिए कॉलिजन होने के लिए इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए दूसरा फैक्टर आता है जिसका नाम क्या होता है, प्रोबेबिलिटी या फिर एस्टेरिक फैक्टर इज इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो पी आपका क्लियर है कि एस्टेरिक फैक्टर या क्या होता है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट लिख देता हूँ, इन अ कॉलिजन, भूलिएगा नहीं, इन अ कॉलिजन molecules must be properly oriented. डन, स्लाइड चेंज करो। अफान, अभिनव, Yes, sir. स्लाइड चेंज करते हैं। हो गया सबका, चलिए अब अपने पास क्या आता है, जैसे स्टेरिक फैक्टर को मैंने इंट्रोड्यूस किया तो इसको बताया नहीं एक्चुअल में होता क्या है, तो मैं बता दूं। जैसे एक मैंने बताया था छोटा सा, जैसे कार्बन है, इस पे मैंने H2SO4 भी डाल दिया, इस पे मैंने C2H5OH भी कर दिया, NO2 हो गया, और ऐसे ही वैलेंसी CH3 भी हो गया। तो इन सब के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होगा, और ये छोटा सा है, संभाल नहीं पाएगा, इसी को कहते हैं हम स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस, तो स्टेरिक फैक्टर भी चेक करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, इन कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, इन कॉलिजन फ्रीक्वेंसी activation energy and proper orientation of molecules, proper orientation of molecules together determine the criteria for the effective collision and hence the rate of chemical reaction, rate of chemical reaction। इसे लिख लीजिए आप लोग। डन सर। डन, अभी जो पढ़ाए वो एक बार Done. देख लीजिए आप लोग।
चलिए एक सवाल करते हैं। एक मिनट। आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? सक्षम, अभिनव, अफान, यस सर। कैसे चल रही है तैयारी? नफोस ठीक चल ऑर्डर चल रही है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन वाटर, रिजल्ट्स फॉर ऑप्टिंग। आप लोगों के पास एनसीईआरटी है सब किसी के पास? यस यस सर। जरा क्वेश्चन नंबर 4.8 देखिए जरा लिखने से। ये क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ के आइएगा ताकि अच्छा लगेगा। ये क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग से 17 का। सक्षम, एक मिनट सुनिए इधर हाँ। मेरी बात आप लोग। सक्षम, अभिनव, आप लोगों को अगर डाउट क्लास वगैरह लेनी हो ना तो आप सर से बात करके, लाइक अपनी क्लास 4 बजे से शुरू होती है तो 3 बजे से ले लेंगे संडे में। संडे को ही रखिएगा, ओके। ठीक है? 3 से 1 घंटे की डाउट क्लास हो जाएगी, उसके बाद वो हो जाएगी। नहीं तो बाकी 2-3 क्वेश्चन हो तो क्लास स्टार्ट होते ही एनसीईआरटी वगैरह या फिर सिंगे जहाँ से भी करते हैं आप लोग, हाफ एन आवर हम लोग डाउट क्लास ले लेंगे सबकी। सब एक साथ आ जाएंगे तो बेटर ओके होगा, सर। सबकी डाउट क्लियर हो जाएगी। तो आप लोगों का होमवर्क ये है नेक्स्ट क्लास के लिए कि इसमें एनसीईआरटी में कितना सवाल दिया देखिए जरा। सर 30। 30 दिया है ना, तो 15 तो कर ही सकते हैं इतने। अब तो सैटरडे में क्लास है अपनी। कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं आप लोग सैटरडे तक? हो जाएंगे सर। सर देखते हैं, हो तो पूरे? जाना चाहिए सर। तो नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस कर लूंगा मैं, ठीक है? आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा 1 to 30 तक। ठीक है अब कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे जेई के। बाकी चलते हैं हम लोग सैटरडे में मिलते हैं, ठीक है? सर। हाँ एंटी लॉग और लॉग भी समझा देना। ठीक है, ठीक, ओके।